नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज हुई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। शाम 5 बजे बैठक होगी और बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी फैसला संभव है और इसके साथ ही ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर आज शाम 5 बजे बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी, जहां पर पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी मुहर लग सकती है और ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और ये बैठक शाम के करीब 5 बजे होनी है और ऐसे में इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक है आज और सीएम धामी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे ये बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, इसके साथ ही अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी, जहाँ पर उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक है आज और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शाम के करीब 5 बजे ये बैठक होनी है और बैठक में आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद संभव है कि उन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी, ये बैठक शाम के करीब 5 बजे होनी है और ऐसे में ऊर्जा विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है और इसके साथ ही आपको बता दें पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी फैसला आज संभव है। तो अहम बैठक और ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि कैबिनेट की इस बैठक के बाद क्या वो प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकती है, कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक है और शाम के करीब 5 बजे सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और आपको बता दें कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी फैसला जो लंबित चल रहा है उस पर भी फैसला आ सकता है, संभव है, और ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। शाम के करीब 5 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और ऐसे में ये जानना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि बैठक से क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आती है, वो कौन से प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगेगी। पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी फैसला संभव है और इसके साथ ही ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर शाम के करीब 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आपको बताते हैं कि कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। बैठक में चर्चा की जा सकती है प्रस्तावों पर, उसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है। पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी फैसला संभव है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहाँ पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक होनी है और ये बैठक भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी, जहाँ पर पुलिस ग्रेड पे मामले पर भी फैसला संभव है और आपको बता दें ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है और कोविड को लेकर भी हो सकता है कि कई अहम फैसले लिए जा सके। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक शाम 5 बजे शुरू हो जाएगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहाँ पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आज है और सीएम धामी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे ये बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लगेगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहां पर उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक आज है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, चर्चा की जा सकती है। शाम के करीब 5 बजे ये बैठक होगी और आपको बताते कि कई अहम और महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। पुलिस ग्रेड मामले पर भी फैसला संभव है। ऊर्जा विभाग से जुड़े मामलों पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी जानकारी, और ये बैठक शाम के 5 बजे शुरू हो जाएगी। तो बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही इस पर
फैसला लिया जाएगा, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि वो कौन से प्रस्ताव है जिसको आज सरकार पारित करती है, प्रस्तावों पर मुहर लगाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ग्रेड पे जो कई समय से लंबित चल रहा था, इस पर भी फैसला संभव है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या कुछ पूरी जानकारी बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे होनी है और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। इस बैठक के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कहा जा सकता है कि पुलिस ग्रेड पे को लेकर लगातार जो पिछली कैबिनेट में समिति बनाई थी, वो समिति अपनी रिपोर्ट इस बार कैबिनेट में रख सकती है और उसके बाद कोई बड़ा फैसला पुलिस विभाग को लेकर, उनके ग्रेड पे को लेकर इस कैबिनेट में किया जा सकता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि क्योंकि क्या विधानसभा का जो सत्र है आउट कर दिया गया है, इसके चलते जो कैबिनेट की ब्रीफिंग है वो नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही बड़ी चीज ये है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सरकार चाहती है कि जन से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो कैबिनेट में उन पर फैसले लें और कहीं ना कहीं जनता से जुड़े जो फैसले हैं वो कैबिनेट में रखे जाएंगे। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हुआ। बीजेपी जनता के बीच पहुंचाएगी सरकार के काम और 18 अगस्त तक चलाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की अगुवाई में ये यात्रा की शुरुआत की गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है और आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज हो चुका है। बीजेपी जनता के बीच पहुंचाएगी सरकार के सभी काम और 18 अगस्त तक चलेगी जन आशीर्वाद यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुभाष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुभाष, यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कैसे जो मंत्री हैं वो जनता तक अपनी जो बीजेपी की सोच है वो पहुंचाएगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं अब चुनावी मोड़ पर नजर आ रही है और सबसे बड़ी ये भी चीज है कि चुनाव से पहले भाजपा इस तरीके की जो रैलियां हैं, यात्रा हैं, जरूर निकालती है और लास्ट समय पर कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए बहुत तेजी से काम करते हैं। तो इसी कड़ी में अब जो यात्राओं का दौर है भाजपा का वो शुरू हो चुका है। हालांकि जन आशीर्वाद यात्रा की शुभारंभ आज हरिद्वार से हुआ और कुल मिला के कहा जा सकता है कि तमाम उत्तराखंड के जितने भी विधानसभा सीट है उन सीटों पर ये लोग जाएंगे और अपने सरकार के जो बेहतर कार्य हैं, जिस तरीके से सरकार ने पिछले 4 सालों में प्रदेश पे जो काम किए हैं, प्रदेश की जनता के लिए जो काम किया है, इनके साथ ही केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड में लाई गई है, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो या फिर अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और अपने विकास कार्यों को गिनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल सुभाष, देखिए क्योंकि इस महीने के अंत तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे रहे और ऐसे में इस यात्रा की भी शुरुआत की गई है। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले क्या बीजेपी को इस यात्रा का कोई कुछ फायदा मिलेगा? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया, यात्रा जरूर भाजपा सरकार द्वारा इस तरीके की निकाली जाती है और क्योंकि यात्राओं का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आज से ही जो यात्रा है वो राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला और जसपुर जैसे क्षेत्रों में निकाली जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मैदानी क्षेत्रों में ये यात्रा है और मैदानी क्षेत्रों में के जो लोग हैं उनसे जनसंपर्क करने की कोशिश की जाएगी, उनको प्रदेश सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं वो गिनाने की कोशिश की जाएगी। और पिछले 4 सालों में राज्य सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजना प्रदेश हित के लिए लाए हैं, महत्वाकांक्षी काम राज्य सरकार ने जनता के लिए किए हैं, उन कामों को गिनाने का काम यहाँ करती हुई सरकार के कार्यकर्ता और इस यात्रा के जरिए किया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि अब केंद्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पहुंचेंगे भाजपा के, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई और कहा जा सकता है कि जो योजनाएं अभी तक सरकार ने लागू की है प्रदेशवासियों के लिए, उनको गिनाते हुए अब जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं कोई बड़ी योजना और बड़ी बातें जो उत्तराखंड को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार करती हुई नजर आती थी, वो भी करती हुई दिखेंगी। लेकिन क्योंकि अब दौरे जरूर केंद्रीय नेताओं के भी उत्तराखंड को लग रहे हैं, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि 2022 से जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में पूरी तरीके से अब भाजपा घुसती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुभाष, अगर जन आशीर्वाद यात्रा की बात की जाए तो उत्तराखंड में कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर ये यात्रा निकाली जाएगी, कौन से जिले जहाँ पर ये यात्रा निकाली जाएगी? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजधानी देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, डोईवाला, जसपुर
में ये यात्रा की जा रही है। और क्योंकि मैदानी क्षेत्र हैं तो इन क्षेत्रों में यात्रा करना आसान है, बहुत तेजी से तमाम जो लोग हैं, क्षेत्र हैं, वहां से जनसंपर्क बन सकता है, उन लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई जा सकती हैं। और इसके जी। साथ ही अब आगामी दिनों में भाजपा कोशिश करेगी कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस तरीके की यात्राएं निकाले, लोगों से संवाद करने की कोशिश करे और सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल सुभाष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो गया है। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में इस यात्रा का शुभारंभ मंगलोर के नारसन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट ने किया। वहीं नारसन बॉर्डर पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा को 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार से जोड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तराखंड में आज से जूनियर हाई स्कूल खोल दिए गए। 5000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल खोले गए। कोविड गाइडलाइन का इस दौरान पालन किया जा रहा है। स्कूलों को भी सैनिटाइज किया गया। अभी प्राथमिक विद्यालय नहीं खुलेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर आज से जूनियर हाई स्कूल को खोल दिया गया है। लंबे अंतराल के बाद स्कूलों को खोला गया। 5000 से अधिक जूनियर हाई स्कूल आज खुले हैं। तमाम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूलों को खोला गया है, जहाँ पर अब बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग और उसके बाद सैनिटाइजेशन के बाद ही कक्षा में भेजा जाता है। फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर कल उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। उत्तराखंड में करेंगे महत्वपूर्ण घोषणा। अरविंद केजरीवाल देहरादून में करेंगे रोड शो। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। बता दें, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रगति और विकास के लिए घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी, जहां पर उन्होंने लिखा कि कल उत्तराखंड आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी कल बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी और ऐसे में ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि कल अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे तो इस दौरान उत्तराखंड वासियों को कौन सी वो सौगात देंगे, कौन सी वो महत्वपूर्ण घोषणा है जो सीएम अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। लोगों की भी निगाहें इस पर टिकी हुई है। बड़ी जानकारी, जहां पर कल रोड शो भी करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और इस बात की जानकारी सीएम ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल की ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर वो उन्होंने कहा है कि कल वो उत्तराखंड आ रहे हैं और एक बेहद ही महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की प्रगति और विकास के लिए ये घोषणा एक मील का पत्थर साबित होगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कल उत्तराखंड जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और एक महत्वपूर्ण घोषणा सीएम द्वारा की जाएगी। केदार घाटी में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का अब तीर्थ पुरोहितों ने भी विरोध शुरू कर दिया। तीर्थ पुरोहितों की माने तो केदार घाटी में आपदा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंदाकिनी नदी के किनारे 28 करोड़ की लागत से एक घाट का निर्माण किया था, जिसमें चेंजिंग रूम आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन अब उस घाट को पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पर अधिकारियों द्वारा तोड़ दिया गया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि जिस प्रकार से घाट को तोड़ने का काम जारी है और इस संवेदनशील क्षेत्र में ब्लास्टिंग के जरिए इस घाट को तोड़ने का काम किया जा रहा है, वह आने वाले समय में केदारनाथ धाम के लिए खतरे का सबब बन सकता है। इसीलिए तीर्थ पुरोहित लगातार इन सब चीजों का विरोध कर रहे हैं। तो केदारनाथ धाम के लिए खतरे का सबक बन सकता है। ये पूरा मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 28 करोड़ रुपए में ये घाट बनाया था और 16 लाख का जो है चेंजिंग रूम बनाया था। लेकिन आज इन्होंने इस घाट को खोद के रख दिया है। घाट को तोड़ करके बिना यहाँ के तीर्थ पुरोहित को विश्वास में लेकर के इस घाट को इन्होंने तोड़ दिया है, जिससे कि आप सामने देख रहे हैं जो गोल चक्र है
मंदिर के ठीक सामने, तो वो गोल चक्र जो है नीचे आने वाला है, तो मंदिर को भी पूरा खतरा है। तो मैं माननीय मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको तत्काल बंद किया जाए यहाँ पर, और आप लोग जो है बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बिना यहाँ के लोगों को विश्वास में ले हुए यहाँ पर ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जिससे पूरे केदारपुरी में जो है कंपन हो रही है, जिससे कि केदारपुरी को जो है खतरा बना हुआ है। तो ये इतना अच्छा घाट बना हुआ था, इन्होंने जो है 28 लाख का घाट को जो है बिना किसी आदमी को विश्वास में नहीं इसको तोड़ दिया है। 28 करोड़ का घाट, और यहाँ पर 26 लाख का जो चेंजिंग रूम था वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। 2013 में उत्तराखंड में जब आपदा आई, उसके बाद पुनर्निर्माण कार्य में 28 करोड़ का एक घाट, राणा घाट बनवाया गया, 24 लाख के चेंजिंग रूम्स बनवाए गए हरीश रावत जी की सरकार के द्वारा, परंतु उनको तोड़ फोड़ कर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम पे उस पैसे की बर्बादी करी गई है। अब वहाँ ब्लास्टिंग कराई जा रही है जो वहाँ निषिद्ध है। आखिर क्यों? सरकार बताए कि हमारे लोगों के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रही है। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर खबर हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे विधानसभा चुनाव से पहले कि जहां पर बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें यमकेश्वर विधानसभा से विधायक ऋतु खंडूरी और कांग्रेस के नेता शैलेंद्र रावत में आपसी जुबानी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता शैलेंद्र रावत ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी का आरोप लगाते हुए कहा कि 20 सालों में बीजेपी द्वारा यमकेश्वर विधानसभा में जिन विकास कार्यों का दावा किया जाता रहा, धरातल पर वो शून्य है। इस विधानसभा का विकास देखना हो तो आपको वर्षकाल में यहाँ का चहुमुखी विकास दिख जाएगा। ऊपर नहीं चढ़ा, जबकि सारा ढांचा है, कोटद्वार से सारे होटल हैं, घूमखाल चौदोसैन तक, उधर से जो है स्वर्गाश्रम से सारे होटल हैं, बिजनी और नैल तक। होटल का ढांचा हमारे पास था। हमारी तीर्थ नगरी हरिद्वार थी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश थी, तीर्थ नगरी स्वर्गाश्रम थी, राजा जी पार्क था, गंगा मैया का आशीर्वाद था। हम गट्टू घाट से क्यों नहीं चढ़े? आपका तो डबल इंजन की सरकार है, बताओ ना, जवाब दो। ऊपर नहीं चढ़ा, जबकि सारा। देहरादून में राज्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने है, जहां पर एसडीआरएफ जवान राजेंद्र नाथ ने रचा एक और कीर्तिमान। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को क्या फतेह है। ऐसा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के प्रथम पुलिसकर्मी बने, तिरंगा लहरा बनाया नंबर 1 का रिकॉर्ड। साल 2001 से पुलिस में सेवा दे रहे हैं आरक्षी राजेंद्र नाथ। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहाँ पर तिरंगा लहराकर बनाया नंबर 1 का रिकॉर्ड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, और देहरादून से ये अहम जानकारी राज्यों के लिए एक बड़ी उपलब्धि, जहां एसडीआरएफ जवान राजेंद्र नाथ ने रचा एक नया कीर्तिमान और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया। ऐसा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के प्रथम पुलिस कर्मी बने हैं राजेंद्र। तिरंगा लहराकर बनाया नंबर 1 का रिकॉर्ड। बड़ी जानकारी। तो इस वक्त अहम जानकारी देहरादून से, राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि। एसडीआरएफ जवान राजेंद्र नाथ ने रचा एक और कीर्तिमान, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस फतेह किया है, और ऐसा करने वाले उत्तराखंड पुलिस के प्रथम पुलिसकर्मी बने हैं। तिरंगा लहराकर बनाया नंबर 1 का रिकॉर्ड। बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से, राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज के हाल जो है वो बेहाल है। गायनी वार्ड में बिना चादर के ही मरीज के बेड दिख रहे हैं। दूर दराज इलाकों से अस्पताल पहुंच रहे मरीज असुविधाओं के चलते नहीं हो पा रहा है उनका ठीक से इलाज मिलने में 3 से 4 दिन लग जा रहा है। अव्यवस्थाओं के दौर से गुजर रहा पूरा अस्पताल। मरीज कैसा है, क्या है, उल्टा हम पे चिल्ला रहे हैं कि कागज आपके पास दे रखा है। कहाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा है उन्होंने। अच्छा। उल्टा कह रहे हैं कि कागज आप तक ब्लड टेस्ट करा रखा है, तो हमने जबरदस्त हमें भी वो कर रहे। हमें तो उन्होंने चेक करने थे डिलीवरी कैसे 3 दिन तक रुका रहे हैं हमें यहाँ पे ना, हमारी ढंग से हेड टेक हो रही है। भैया कल से हम आ रखे हैं, लेकिन किसी भी बेड पे चदरे नहीं है। ये जैसे बच्चे वाले हैं तो चदरे तो होने चाहिए ना, पहले वाले चले गए, दूसरे चदरे बिछा दो।
मैंने देखे कोई डॉक्टर वगैरह भी अभी तक नहीं आए, सुबह से बच्चे हो रहे हैं कैसे हैं कैसे नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे कोई अच्छी तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हरिद्वार पहुंची, जहां पर सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। राज्यपाल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक सावन के आखिरी सोमवार को उन्होंने किया है, जहां पर राज्यपाल हरिद्वार पहुंची और सावन के आखिरी सोमवार में उन्होंने रुद्राभिषेक किया। राज्यपाल ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर दर्शन किए। पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी। तो सावन का आखिरी सोमवार आज है, पूरे देश में बम बम की गूंज है। बाबा के जलाभिषेक के लिए भीड़ भी उमड़ रही है। श्रद्धालुओं का तांता भी लगा हुआ है। मंदिरों में बाबा के दरबार सजाए गए हैं। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त जो है वो नजर आ रहे हैं। श्रावण का महीना जल तत्व प्रधान महीना है। भगवान शिव के मस्तक से गंगा का अवतरण हुआ है, इसलिए भगवान शिव के मस्तक पे श्रावण के महीने में गंगा जल चढ़ाने का महात्म्य है। किंतु ये भगवान शंकर की ससुराल है। भगवान शिव ने यहाँ अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि हे राजाध्यक्ष, मैं तुम्हारे कटे हुए धड़ के रूप में यहाँ पर स्थित रहूँगा और श्रावण के महीने में यही निवास करूँगा। तो भगवान शिव यहाँ दक्षेश्वर के नाम से स्थित है, यहीं पर रहते हैं श्रावण के महीने में। इसलिए दूर दूर से लोग भगवान शिव को जलाभिषेक, दूध, दही, पुष्प, धूप, दीप, बेलपत्र, जो भी उनकी श्रद्धा है, अपने श्रद्धा सुमन भगवान शिव को अर्पित करने। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।